नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि एक जीएस का विषय है, हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन से स्रोत हैं, साधन हैं, उनको पढ़ा। उसकी जो वीडियो है आप देख सकते हो क्लास को। पिछली क्लास पाषाण काल की रही, यानी कि स्टोन एज की, वो क्लास भी आप देख सकते हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में अधिकतर से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ये सभ्यता इस समय अपने उत्कर्ष पर थी। इस समय वह अपने पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रही। इससे पहले हमने मेहरगढ़ सभ्यता आदि के बारे में पढ़ा, लेकिन जो मेहरगढ़ है वहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के ही अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जो भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जिनका भी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वह लेखपाल की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा जहां पर भी आपको जीएस एक सब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देगा, वहां मिलेगा, तो आप वहां पर ये जो हमारी तैयारी है, हमारे जो डीप स्टडी हम आपको करा रहे हैं, इसकी जो पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक जो टॉपिक है उसको जरूर देखते रहिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री यानी कि जो जीएस की क्लास हमारी चलेगी, ये 9 से 10 शाम को, रात को 9 से 10 बजे के बीच में ये क्लास रहेगी। और ये क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन होगी जो थ्योरी की क्लास होगी। उसके बाद में जो बीच में जो गैप रखा जाएगा, उस गैप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, जो ऑनलाइन लाइव क्लास रहेगी। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पर हम आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि देखिए जो आर्यों की सभ्यता रही है, जो ऋग्वेदिक काल रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, व्यापारियों की सभ्यता थी। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मुख्यतः है, यहाँ पर मार्टिमर आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, मार्टिमर व्हीलर, डीडी कौशाम्बी और गार्डन चाइल्ड सहित कई अन्य विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की जो सुमेलियन सभ्यता है उससे मानी है, कि जो मेसोपोटामिया की सुमेलियन सभ्यता है उससे ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। और ऐसा मानने वाले मार्टिमर व्हीलर, डीडी कौशाम्बी और गार्डन चाइल्ड ये विद्वान मुख्यतः हैं, जो मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उस मेसोपोटामिया में सुमेलियन सभ्यता हुई है। और सुमेलियन सभ्यता ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सुमेलियन सभ्यता से हुई है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, इस पॉइंट को आप नोट करते जाइए। देखिए यहां पर दिया हुआ मार्टिमर व्हीलर, डीडी कौशाम्बी और मार्टिमर व्हीलर, डीडी कौशाम्बी, गार्डनर चाइल्ड सहित ये विद्वान क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है। ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेलियन सभ्यता से हुई है। हमारे चैनल पर जितने लोग आए हैं सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष जैसे विद्वान सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का किससे मानते हैं। जो अमलानंद घोष हैं वे क्या मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति क्या थी, भारतीय संस्कृति थी, उससे मानते हैं कि सोथी संस्कृति से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी उत्पत्ति हुई। ये मानने वाले कौन है, ये अमलानंद घोष हैं। उनका मत है, अमलानंद घोष का मत है कि
अमलानंद घोष और उनके जैसे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, मुख्यतः अमलानंद घोष हैं इसमें, तो जो ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति भारतीय एक सभ्यता थी, सोथी संस्कृति, उससे ही ये मानते हैं अमलानंद घोष। जबकि मार्टिमर व्हीलर, टीडी कौसाम्बी और गार्डनर चाइल्ड जो मानते हैं कि मेसोपोटामिया में जो सुमेलियन सभ्यता हुई है, सुमेलियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं रोमिला थापर हैं, ये विद्वान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने अपने मत देते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, जिसमें रोमिला थापर और फेगर सर्विस, ये रोमिला थापर और फेगर सर्विस जैसे विद्वान क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी उत्पत्ति ईरानी बलूची ग्रामीण सभ्यता से हुई है। देखिए कहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ईरानी बलूची। देखिए ईरानी बलूची, जो ईरानी बलूची ग्रामीण सभ्यता से, ये मानते हैं, कौन मानते हैं, रोमिला थापर और फेगर सर्विस। क्लियर है, ये बलूची ग्रामीण संस्कृति इससे मानते हैं। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है उत्तर में कहां से, अगर हम ये देखें तो उत्तर में जम्मू से लेकर और दक्षिण में कहां तक जाती है, नर्मदा के मुहाने, नर्मदा का जो मुहाना है कहां, भगत राव तक जाती है। कहां से, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी का जो मुहाना है वहां भगत राव है, वहां तक जाती है। वहीं जो पश्चिम में ये कहां तक है, पश्चिम में मकरान तट से लेकर, जो पश्चिमी क्षेत्र है पश्चिम में कहां तक जाती है, पश्चिम दिशा में मकरान तट से ये शुरू हो जाती है और वहां से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ में आलमगीरपुर जगह है वहां तक जाती है। अब हमको चारों दिशाएं इसकी क्लियर हो गई। कहां तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है कि उत्तर में जम्मू से और दक्षिण में कहां तक जाती है, नर्मदा नदी के मुहाने पर भगत राव है वहां तक ये जाती है। वहीं पश्चिम में कहां तक, मकरान, पश्चिम में क्या है, मकरान के तट से लेकर और जो पूरब में जाती है, पूरब में कहां तक जाती है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंतर्गत आलमगीरपुर है, एक स्थान आलमगीरपुर है, वहां तक ये जाती है, वहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो आपको चारों चीजें याद हो गई, चारों दिशाओं तक इस सभ्यता के बारे में क्लियर हो गया कि जो उत्तर में कहां तक, उत्तर में जम्मू तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर भगत राव है वहां तक, और जो पश्चिम में मकरान के तट से लेकर पूरब में कहां तक जाती है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर मेरठ के आलमगीरपुर तक ये सभ्यता फैली हुई थी, विस्तृत थी। इस सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह क्या है, नोट कीजिए, परीक्षा में बार बार प्रश्न इससे बनता है, वह कैसा है, त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र है वह किस प्रकार का है, वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इस सभ्यता के स्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में ही पाए जाते हैं। इस सभ्यता के स्थल कहां कहां, भारत और पाकिस्तान दोनों में इस सभ्यता के जो स्थल हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं कहां तक ये थी फैली हुई वो पूरा देख सकते हो आप। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए जूम कर लेते हैं। यहां देखिए ये वर्तमान भारत है, जबकि ये जो है, ये जो मैप है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। ये जो मैप है सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यहाँ पर आप देख सकते हो घग्गर, हाकरा नदी, सोथी से सवाल कल्चर यानी कि संस्कृति फैली हुई थी। और आगे देखिए ये कोट दीजी है, ये स्थान जहाँ यहाँ ये आप देख पा रहे हो, ये कोट दीजी भी हम इंडस वैली से, ये इंडस
रिवर है, यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, और यहाँ ये सभ्यता पूरे में फैली हुई है। इसके यहाँ नीचे आप देखिए, कल हमने पढ़ा था जब पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो आहार बनास कल्चर जो राजस्थान में है, ये आहार बनास नदी की घाटी में ये आहार सभ्यता चल रही थी। जोधपुरा, यहाँ गणेश्वर कल्चर भी हमने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? ये सब उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर जो छोटे छोटे सभ्यताएं चल रही थी, उन सब के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। ये गणेश्वर कल्चर था जोधपुर के आसपास में, यमुना नदी के आसपास में। सोथी सिसवाल कल्चर, जो सोथी सभ्यता के, जिसमें अमलानंद घोष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस सभ्यता को देख सकते हो आप। राखी गढ़ी, बनावली, ये सारे, कालीबंगा, ये सारे स्थल क्या हैं? ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। चलिए अब हम देख, यहाँ धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ आ जाएगा? धोलावीरा गुजरात में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ गुजरात में है धोलावीरा। गुजरात में सुरकोटदा है। तो अब हम देखते हैं वर्तमान भारत के हिसाब से क्या स्थिति है। तो ये देख सकते हो आप, ये वर्तमान स्थिति है। तो कुछ बहुत सारे इसमें कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान में जा चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, मैप को आप देख लीजिए, दोनों मैप आपके सामने हैं। तो कहाँ तक भारत में है, कौन कौन से स्थान अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में रह गए हैं, कौन कौन से पाकिस्तान में जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर नियोजन की तरफ बढ़ते। सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशिष्टता थी उसकी नगर नियोजन, किस प्रकार उनके नगरों की किस प्रकार से बनावट थी, कैसे वहां पर पानी का प्रबंधन था, किस प्रकार से उन्होंने सड़कों का प्रबंधन किया, ये सभी उनके जो नगर नियोजन है उसके बारे में अब हम डिटेल से समझेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये अपनी जो नगर योजना है इसके लिए क्या मानी जाती है? बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का जो अभिविन्यास कैसा था? शतरंज पर ग्रिड। देखिए यहाँ पर देखिए, शतरंज, जिस प्रकार से शतरंज पट होता है, यानी कि ग्रिड प्लानिंग थी उसमें। शतरंज की जो पट्टी होती है जिस पर शतरंज खेलते हैं, तो उस प्रकार से उनकी सड़कों का यहाँ पर उनका प्लान था, प्लानिंग होती थी इस तरह, जिसमें मोहनजोदाड़ो, देखिए यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिण, उत्तर मोहनजोदड़ो में क्या, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिणी हवाएं चलती थी। उत्तर से दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब, सड़कें क्या थी? करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। एक तो पूर्व से जाएंगी पश्चिम की ओर और उत्तर से जाएंगी दक्षिण की ओर। इस प्रकार की सड़क थी कहाँ? मोहनजोदड़ो में। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन थे। अब चारों तरफ जो सड़कें हैं, उन 4 सड़कों में घिरे हुए क्या थे? आवासीय भवन थे, जो रहने के घर थे उन सड़कों के बीच में थे, और अन्य प्रकार के निर्माण किए गए। आमतौर पर नगरों में प्रवेश कहाँ से होता था? पूर्वी सड़क से होता था। जो पूर्व की सड़क होती थी वहां से क्या होता था? आमतौर पर जो नगर में प्रवेश होता था वो पूर्व की सड़क की तरफ से नगर में प्रवेश होता था। यहाँ सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी। जहाँ पर यह सड़क क्या होती थी? जो पहली सड़क से मिलती थी, उस जगह को क्या बोला जाता था? जो सर्किल आता था उसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। ध्यान रखिए, उसे क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड सर्किल। ठीक है, जहां पर पहली सड़क दूसरी सड़क से मिल रही है उस सर्किल को क्या कहा जाएगा? ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में जो हवाओं के रुख को देखते हुए वहां पर सड़कों का निर्माण किया गया था। शतरंज की जो पट है, शतरंज पट के आधार पर उसी तरह से इन्होंने सड़कों का निर्माण किया था। सड़कों के बीच में आवासीय रहने के, यानी कि रहने के घर आदि का वहां पर निर्माण किया गया था, और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणों की तरफ सड़कों का जो निर्माण था इस प्रकार से किया गया था। जो उत्तर की हवाएं और पूर्व की हवाओं
का वह लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जो नगर में प्रवेश करने का जो मुख्य सड़क होती थी वह पूर्व की दिशा में होती थी, और जहां पर ये पहली सड़क दूसरी सड़क से आकर मिलती थी उस सर्किल को ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोथल, रंगपुर और कालीबंगा। लोथल, रंगपुर और कालीबंगा। तो मैं भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता, तो उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कहां पर? लोथल गुजरात में है, रंगपुर सभ्यता सौराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है। तो यहां पर इन तीनों जगह लोथल, रंगपुर और कालीबंगा, इन तीनों जगह पे क्या था, कच्ची ईंटों का प्रयोग भी मिलता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कहाँ होता था? नाली और कुओं और दहलीज जो होती है घर की, जो जहाँ पर चौखट रखी जाती है, वहां पर इनका जो पक्की ईंटें थी उनका उपयोग किया जाता था। कहाँ किया जाता था? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है कालीबंगा, और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले। आगे हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग, वैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है लोथल में, रंगपुर में और कालीबंगा में, लेकिन नालियों के निर्माण के लिए, कुओं के निर्माण के लिए और घरों की दहलीज के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का कालीबंगा में उपयोग मिलता है। देखिए ये पॉइंट हो चुका है, ये हो चुका है पॉइंट। सड़कों के किनारे की जो नालियां हैं वे कैसी हैं? ऊपर से ढकी हुई हैं। जो सड़क है जा रही है उसके पास जो किनारे पर नालियां बनी हुई हैं, उनको क्या, वह कैसी हैं? इस सभ्यता में वे नालियां ढकी हुई हैं, ऊपर से ढकी हुई नालियां हैं। घरों का जो गंदा पानी है इन्हीं नालियों में होता हुआ नगर की जो मुख्य नाली है, उस जो मुख्य नाली यानी कि नाला है उसमें जाकर गिरती है। और ये सड़क के आसपास में जो नालियां हैं ढकी हुई हैं, और ये कैसी बनी हुई हैं? पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर फिर चौड़ाई के आधार पर जोड़ा जाता था। पहले लंबाई के आधार पर ईंटों को, फिर चौड़ाई के आधार पर जोड़ा जाता था। चुनाई की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इंग्लिश ब्रांड चुनाई। जो चुनाई यानी कि जो ईंटों को चिनाई करते हैं, उस चिनाई की जो पद्धति है, उस पद्धति को जहां पर पहले लंबाई को फिर चौड़ाई को देखते हुए उनको जोड़ा जाता है ईंटों को, उस पद्धति को क्या कहा जाता था? इंग्लिश ब्रांड। क्या कहा जाता था? इंग्लिश ब्रांड। एक एक पॉइंट नोट कीजिए आप, आपकी परीक्षाओं के लिए सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात होता था, यह अनुपात होता था 4:2:1। ध्यान रखिए, जो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती थी 4:2:1 में होती थी। यानी कि जो लंबाई है वह चौगुनी है, उसकी आधी चौड़ाई है, और चौड़ाई की भी आधी क्या है? मोटाई है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्राय सभी नगरों में दो भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वह प्राचीर यानी कि दुर्ग युक्त है। जो प्राचीर है, प्राचीर मतलब दीवार है, उसमें दीवार युक्त, वो कहलाता था दुर्ग। दो भागों में ये नगर बसे हुए होते थे, एक दुर्ग होता था और दूसरा जो भाग है वह सामान्य लोगों के लिए होता था, जिसको निचला नगर भी कहा जाता था। दो होते थे, एक जो प्राचीर यानी कि दीवारों से घिरा हुआ होता था वह होता था दुर्ग, जबकि उसके बाद में जो निचला नगर होता था जिसमें साधारण लोग रहते थे। दुर्ग में जो सैनिक आदि, जो उनके राजा वगैरह रहते थे, वो दुर्ग में रहते थे, जबकि जो सामान्य आवास जो निवासी होते थे वह किस में रहते थे? वह निचले नगर में रहते थे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ी सी लेंथी क्लास रहती है, लेकिन आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हमारी क्लास में बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे पॉइंट्स जितने भी हमने नोट्स तैयार किए हैं, आप सभी लोगों के लिए डिटेल में नोट्स तैयार किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखे हैं, लेकिन काफ़ी कंटेंट हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। तो एक भी पॉइंट्स को आप मत छोड़िए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, दोबारा ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। चलिए, अब साधारण आवासीय मकान के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में साधारण आवासीय मकान,
तो सिंधु सभ्यता के नगरों में आम लोगों के मकान के बीच में क्या होता था, ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अपने घरों से इसकी कंपेयर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या होता था, आम लोगों के मकानों के बीच में एक आंगन होता था। आपके मकानों के बीच में भी एक आंगन है। इसके अब अपने घरों से जोड़ते चलिए सिंधु सभ्यता के उन आवासीय मकानों को जो आम साधारण लोगों के लिए होते थे। इसमें क्या होता था, जिनके 3 अथवा चारों तरफ 4-5 कमरे होते थे। आपके भी घर में क्या होता है, आंगन बीच में रखते हैं, 4-5 कमरे आसपास में हो जाते हैं। एक रसोई भी होती है, बिल्कुल होती है। स्नान घर भी होता है, यानी कि बाथरूम, तो वहाँ बाथरूम भी होता है। क्योंकि मकान अथवा तथा अन्य भवन मुख्यतः क्या होते थे, आयताकार होते थे। अब कौन से गोलाकार हैं, अभी मुख्यतः आयताकार ही मकान रहते हैं। तो आयताकार होते थे, इसलिए वास्तुकला की और अधिक जटिल तकनीकों की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि स्पेस था सामान्यतः, वो बीच में आंगन होता था, चारों तरफ 3-4 कमरे होते थे और रसोई और स्नानघर आदि वहाँ पर मिलते थे। और मुख्यतः क्या होते थे, आयताकार होते थे, साधारण आवासीय जो मकान थे। अभी तक कोई गोल स्तंभ नहीं मिला है, ध्यान रखिए, सिंधु सभ्यता में अभी तक क्या नहीं मिला, कोई गोल स्तंभ नहीं मिला है। संभवतः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। यद्यपि मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत, अब यहाँ पॉइंट नोट कीजिए, ऐसे नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदाड़ो के अंतर एक स्तंभ वाले हॉल की चर्चा की जाती है। एक स्तंभ वाला हॉल है मोहनजोदाड़ो में, उसकी चर्चा की जाती है। परंतु कहना कठिन है कि ये स्तंभ गोल है अथवा वर्गाकार। ये नहीं कहा जा सकता कि ये गोल है अथवा वर्गाकार। तो मुख्यतः हम यही मान सकते हैं कि कोई गोल स्तंभ नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि वहां अभी तक क्लियर नहीं है कि वो गोल है या वर्गाकार है, जो मोहनजोदाड़ो में मिला है। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। तो मुख्यतः पुराने घरों में हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे घर देखें जो पुरानी हवेलियां टाइप होती हैं, उनमें कुआं भी होता है। आप देखिए कि जो पुराने घर हैं, तो जब आप देखोगे अपने शहर में जो बहुत पुराने घर हैं, जो छोटी छोटी ईंटों के बने हुए घर हैं, जहाँ पर चूना आदि का प्रयोग किया जाता है, तो आप उनमें वहाँ देखोगे कि वहाँ कहीं ना कहीं या तो वो ढक दिए हैं, लेकिन कुआं होते थे। तो इसी प्रकार से इनके घरों में भी क्या मिलते थे, कुआं होते थे पानी के लिए। और देखिए, जल निकास की सुविधा की दृष्टि से यहाँ स्नानागार प्राय गली की ओर स्थित होते थे, कि जो गली है उसके पास में उनका क्या होगा, बाथरूम होगा, जिससे जल निकासी में कोई दिक्कत ना हो। अंदर नहीं रखते थे उसको, गली के बिल्कुल जहाँ गली जा रही है उसके मतलब गली के गेट के आसपास ही उसको रखते थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्नान घर के फर्श में अच्छे प्रकार की पकी ईंटें, स्नान घर है उसमें कैसी है, फर्श पर क्या लगेंगे, फर्श में अच्छे पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी होते थे। देखिए, स्नान घर तो सबके में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, संपन्न लोग जो थे उनके घर में शौचालय भी होते थे उस समय पर भी। स्नान घरों की सतह एक रूपता अच्छी तरह बनाई जाती थी। सही जोड़ और समतल के लिए ईंटें बहुधा आरे से काटी जाती थी। समतल हो, एक जैसी हो, कोई ऊंची नीची बाहर ईंट ना निकलती हुई हो, बिल्कुल सही तरह से दीवार का निर्माण हो, सही तरह से फर्श का निर्माण हो। इसके लिए ईंटों को आरे से काटा जाता था और उन्हें रिसाव रोधी बनाने के लिए जिप्सम से प्लास्टर किया जाता था। जैसे हम सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, ऐसे ही उस समय पर किससे प्लास्टर किया जाता था कि उनमें क्या हो, रिसाव ना हो पानी का, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, आप सुनते रहिए बस। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, जो सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, उसका बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार है। ये मुख्य है। ये क्या है, इनके स्थापत्य का प्रमाण देता है। जो कहाँ पर है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो बृहद स्नानागार है, तो ये स्नानागार क्या बताता है कि उनकी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी। मोहनजोदाड़ो पुरास्थल का सर्वाधिक महत्व का ये स्मारक माना जाता है। कहाँ पर है ये, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो। आगे हम इनके बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी है, 39 फीट, और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई है 23 फुट और इसकी गहराई है 8 फुट। इसका आकार लगभग 12 गुणा 7 गुणा 2.5 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर क्या है, उत्तर, ध्यान रखिए, उत्तर और दक्षिण का यहाँ पर बहुत महत्व है। इसकी तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलें।
खुले में ईंट बनाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कि ईंट खुले में बनती थी, वह कहाँ हुआ? गुजरात के, जो गुजरात राज्य, गुजरात के देवनी मोरी। कहाँ पर? गुजरात के देवनी मोरी है, देवनी मोरी गुजरात के कहाँ पर? गुजरात के देवनी मोरी में मिला है। तथा अब भी यहाँ खुले में क्या बनती है? ईंटें बनती हैं, आज भी बनती हैं, और उस समय के साक्ष्य भी मिले हैं। उत्खनन में मोहनजोदाड़ो में भवनों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? भवनों के अवशेष मिले हैं। उनके द्वार पर उनके द्वार मुख्य सड़कों की ओर ना होकर गलियों की ओर खुलते थे। उनके द्वार मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, कहाँ खुलते थे? गलियों के अंदर की तरफ खुलते थे। खिड़कियां कहीं कहीं मिलती हैं, मिलती तो हैं लेकिन कहीं कहीं मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों के द्वार जल जाने के कारण पलस्तर के थोड़े ही चिन्ह रह, वो जो द्वार थे वो जल गए हैं, उसके कारण से थोड़े ही चिन्ह रह गए हैं। केवल मोहनजोदाड़ो के 2 भवनों पर जला हुआ पलस्तर प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए, मोहनजोदाड़ो से मिला है जला हुआ प्लास्टर, यानी कि जो जिप्सम से कर देते थे वह जला हुआ मिला है। भवन निर्माण के लिए मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी ईंटें गीली मिट्टी से बनी हैं। ईंटें भूसे जैसी किसी संयोजी सामग्री के बिना ही असाधारण रूप से, यानी कि उनमें कोई गीली मिट्टी होती थी लेकिन कोई भूसा आदि उसमें नहीं मिलाया जाता था, सीधे उससे गीली मिट्टी से बनी हुई ईंटें हैं और काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई हैं, ये पता चलता है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में। हड़प्पा की नगर योजना के अंतर्गत 2 मंजिला वाले मकान, तो भवन थे, 2 मंजिला भी भवन वहाँ पे मिले हैं, उनका निर्माण किया गया। क्योंकि ऊपरी भवन खंड में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, जिसके अवशेष अभी तक विद्यमान है। कैसे माना गया कि 2 भवन डबल मंजिल थी, 2 मंजिल का था? क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनी हुई हैं। तो ऊपर जाने के लिए क्या बनी हुई हैं? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए बनी हुई हैं। और इसके अवशेष, इसके अगर हम देखें तो इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसके अवशेष अभी तक क्या है? उपस्थित है। कुछ साधारण अथवा असाधारण सभी भवनों के अंदर कुएं होते थे। तो कुएं तो हम मान चुके हैं कि यहाँ पर कुएं थे, जिनका आकार कैसा होता था? अंडाकार, गोल टाइप में होते थे, अंडाकार में होते थे। इसकी जगत की परिधि 2 से 7 फुट नाप की होती थी। जो ऊपर की जो है, जो कुएं के ये है, तो ये इसकी जो परिधि है ये 2 से 7 फुट के बीच में होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी भी नालियां हैं जो सोखने वाले गड्ढों में गिरती थी। ऐसी नालियां थी जो गड्ढे ऐसे होते थे जो पानी को सोख लेते हैं, ऐसे गड्ढों में गिरती थी। इन नालियों में कहीं कहीं दंतक मेहराब हैं। मोहनजोदाड़ो के निवासियों ने अपने भवनों में शौच गृह भी बनवाए थे और उन्हें कभी कभी ये स्नान गृह के साथ भी बनवाते, यानी कि जो अटैच बात आजकल हम यूज करते हैं वह भी उस समय पर चल रहे थे कहीं कहीं, और कहीं कहीं अलग भी बनवाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय वास्तु तथा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ की क्या है? सुंदर नालियों की व्यवस्था। नालियाँ तो पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी, इससे दिखता है। इनका निर्माण पक्की ईंटों से होता था। गलियों में जल मल का निकास निर्बाध रूप से होता रहे, कोई दिक्कत ना आए। भवनों की छत पर लगे परनाले भी उनमें जोड़ दिए जाते थे। जो परनाले होते हैं छतों पर लगा दिए जाते हैं, उनको भी उन नालियों में जोड़ दिया जाता था। लोथल में ऐसी अनेक नालियों के अवशेष मिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन नालियों को ढकने की जो व्यवस्था थी वह सड़कों के किनारे की नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुस मोखे, छोटे छोटे होल होते थे, उनका समुचित यहाँ पर प्रावधान किया गया था। स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार थे। जो स्नानागार है उसकी बात कर लेते हैं। उसके प्रवेश के लिए 6 मुख्य द्वार थे। स्थान स्थान पर लगे नालों के द्वारा शीतकाल में स्तंभतः कमरों को भी गर्म किया जाता था। जो ठंडियों में कमरों को भी ये गर्म करते थे। बृहद स्नानागार के उत्तर से पूर्व की विशाल भवन, इसका आकार कितना है? जो बृहद स्नानागार है इसके उत्तर पूर्व की ओर, जो स्नानागार है उसके उत्तर और पूर्व की ओर क्या है? एक विशाल भवन है और इस भवन का आकार 230 फीट से लंबा और 78 फीट चौड़ा है। अर्नेस्ट मेके का क्या मत है कि यह बड़े पुरोहित का निवास था अथवा पुरोहितों का ये विद्यालय था। महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आ जाता है बार बार, पुरोहितों का ये निवास अथवा पुरोहितों का विद्यालय था। तो पुरोहितों का आवास कहाँ? मोहनजोदाड़ो में मिला है। पुरोहितों का निवास या पुरोहितों का विद्यालय, ठीक है।
अब देखिए कौन से प्रतीक हैं, किस से संबंधित हैं। तो जो भैंसा मिला, भैंसे का जो प्रतीक प्राप्त हुआ है, तो भैंसे का प्रतीक जो प्राप्त हुआ है ये जो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है कि देवता की शत्रुओं पर विजय, ये मानते हैं देवताओं की शत्रुओं पर विजय। भैंसे का प्रतीक वहीं कांस्य की जो नृत्य की है वह नृत्य की कल्पना से प्रेरित है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें, स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये सूर्य उपासना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सूर्य उपासना का। वहीं ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक है यहाँ पर, और योगी शिव योगीश्वर हैं। श्रृंग जो है वह शिव का रूप माना जाता है, और बैल जो मिला है यहाँ पर वह शिव का वाहन नंदी माना गया है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धौलावीरा और लोथल, हमने कितने देखे? ये 6 हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धौलावीरा और लोथल, ये 6 पुराने महानगर पुरास्थल संस्कृति के नगर हैं, जिनमें धौलावीरा और लोथल ही भारत में हैं। तो यानी कि धौलावीरा और लोथल यही भारत में, बाकी ये सब कहाँ पर हैं? भारत से बाहर हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला ये सब बाहर हैं। राखीगढ़ तो यहीं पर है, राखीगढ़ी। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा स्थल के बारे में अब बात करेंगे। हड़प्पा स्थल के बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा स्थल जो कि कहाँ पर है? मोंटगोमरी या माटगोमरी जिला है पाकिस्तान, इसमें ये स्थित है। कौन सी नदी है? रावी नदी। ध्यान रखिए, हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा नदी कहाँ पर है? हड़प्पा नदी कहाँ पर है? तो ये हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे पर है। माटगोमरी जिला है कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहाँ पर ये स्थित है, और रावी नदी के तट पर ये स्थित है। हड़प्पा के जो अवशेष हैं उनमें सबसे पहले जो जानकारी हुई थी 1826 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स मेंसर्न के ने इसकी जानकारी दी थी। कब हुई थी? 1826 में। डेट याद करते चलिए। 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को स्पष्ट किया। हड़प्पा में जो अवशेष है उसमें उसके विषय में सबसे पहले जो जानकारी 1826 में चार्ल्स मेंसर्न ने दी थी। इससे प्राप्त साक्ष्यों में क्या मिले हैं? अन्न भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौने, कांसे के बने हुए खिलौने, खिलौना गाड़ी, जो कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली है। पारदर्शी वस्त्र पहने यहाँ पर एक मूर्ति मिली है। गरुड़ का चित्र मुद्रा में मिला है, गरुड़ का चित्र। मछुआरे का यहाँ पर चित्र मिला है। शंख का बैल मिला है, यानी कि शंख जो होता है उसका बना हुआ बैल मिला है। और कांसे का दर्पण, कांसे धातु जो होती है, जो किससे मिलती है? टिन और तांबे को मिलाकर जो धातु बनती है वो कांसा होती है। और यहाँ पर कांसे से निर्मित क्या है? दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। तो ये हमने हड़प्पा की बात की है। तो हड़प्पा से संबंधित मुख्यतः यही बातें हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जहाँ अभी हमने स्नानागार की बात करी है, अब थोड़ा थोड़ा हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिला है जहाँ पर अवस्थित है। और ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। और इसका जो उत्खनन हुआ रखालदास बनर्जी और व्हीलर मार्टिमर, मुख्य तो रखालदास बनर्जी हैं इसमें, बाकी व्हीलर मार्टिमर ये रहे हैं। तो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से क्या मिला है? स्नानागार मिले हैं। एक विशाल स्नानागार मिला है जो फेमस है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिले हैं? स्नानागार। पुरोहितों का यहाँ से आवास मिले हैं, मैं अभी बता चुका हूँ पहले भी, पुरोहितों के आवास। महाविद्यालय की भी अवशेष मिलते हैं जो उत्तर में, जो स्नानागार है उसके उत्तर पूर्व में मिलते हैं। 16 मकानों का यहाँ पर बैरक मिला है। और कांसे से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले एक पुजारी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ से चमकते हुए बंदर का चित्र प्राप्त हुआ है। और एक सींग वाले पशुओं की मुद्राओं के यहाँ से भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो लरकाना जिले में है,
कौन सी नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। जबकि हड़प्पा किस नदी के तट पर थी? तो रावी नदी के तट पर थी। इसकी जो उत्खनन किया रखालदास बनर्जी ने किया 1922 ईस्वी में। ये मुख्य बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा। अब धौलावीरा की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के गुजरात राज्य के जो कच्छ है, कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में ये स्थित है, पुरातत्व स्थल है। और ये कच्छ के रण पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य के भीतर खादिर बेट द्वीप पर है। धौलावीरा कौन किस पर है? खादिर बेट द्वीप है, उस पर यह अवस्थित है। बस्ती से उत्तर में मनसर जलधारा है, एक मनसर जलधारा है, और दक्षिण में मनहर जलधारा है, जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती हैं। यानी कि मौसमी है, सदा नीरा नहीं है, वो हमेशा बहती नहीं है। इस नगर की खोज पुरातत्वविद हुए जगपति जोशी, उन्होंने की थी 1969 में। 1989 में और 1991 तक RS विस्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 2 बार हुआ, 1989 और 1991 में। ठीक है। आज के आधुनिक महानगरों जैसे पक्की ईंटें, गटर व्यवस्था 5000 साल पहले भी धौलावीरा में थे। गटर की जो व्यवस्था आजकल चल रही है, उस प्रकार की व्यवस्था धौलावीरा में भी थी। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व तो धौलावीरा में पक्की गटर व्यवस्था थी। पूरे नगर में धार्मिक स्थलों के कोई अवशेष नहीं मिले। ध्यान रखिए, कोई अवशेष नहीं मिले धार्मिक स्थलों के पूरे नगर में। और इस प्राचीन महानगर में पानी की जो व्यवस्था की गई थी वह कैसी थी? अद्भुत थी। इस महानगर में अंतिम संस्कार की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। अंतिम संस्कार की कैसी थी? अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कहां पर? धौलावीरा में। तो धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में किस में? भचाऊ तालुका में, और ये खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। और इस जगपति जोशी ने इसकी जो उत्खनन किया सबसे पहले, उसके बाद RS विस्ट हुए, उन्होंने 2 बार किया, 1989 और 1991 में। और यहाँ पर पक्की गटर व्यवस्था थी, बाकी पानी की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग स्थान थे। ये मुख्य बातें हैं इससे संबंधित। अब बात करेंगे लोथल की। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थित है। जो भोगवा नदी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भोगवा नदी, जो भोगवा नदी है, तो भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। इसका उत्खनन जो किया रंगनाथ राव। उत्खनन किसने किया? रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1955 में हुआ, और एक बार हुआ 1962 में। सब तो रंगनाथ के द्वारा 1955 और 1962 में इसका उत्खनन हुआ है। RS राव ने लोथल को क्या कहा? ये ध्यान रखिए, RS राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। और लोथल में दोनों नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर में घिरे हुए थे। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। अलग अलग होते हैं, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अलग अलग पढ़े हैं, दुर्ग और निचला नगर। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या है? दोनों ही नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर में थे। निचला नगर भी और दुर्ग भी एक ही। वैसे प्राचीर में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर अलग हैं। प्राचीर में घिरा हुआ होता है दुर्ग, उसके बाद में जो निचला नगर था बाद में। लेकिन लोथल में जिसको RS राव ने इसको क्या नाम दिया है? लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा। और इसमें क्या है? इसमें जो प्राचीर में ये पूरा नगर, निचला नगर भी और दुर्ग दोनों घिरे हुए हैं। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? ये महत्वपूर्ण है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का क्या होता है? तो जहाँ पर जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, वह गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं। व्रताकार तथा चौकोर अग्नि की वेदिका के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हाथी का दांत प्राप्त हुआ है। चावल और बाजरे पर ध्यान रखिए, चावल और बाजरे पर 2 मुंह के राक्षस का यहाँ पर अंकन है। यानी कि इनको चावल, लोथल वासियों को चावल की और बाजरे की जानकारी थी, तभी वहां पर उन्होंने अंकन किया है 2 मुंह वाले राक्षस का। और फारस की यहाँ पर मोहर मिली है। तो फारस की जो मोहर मिलने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह रहा होगा, तो बंदरगाह की वजह से यहाँ पर जो विदेशों से व्यापार होता रहा होगा जल मार्ग के माध्यम से, तो इस वजह से यहाँ पर फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है। घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युग्मित समाधियां मिली हैं।
3 जोड़े में क्या मिली हैं, समाधियां मिली हैं, 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, कहाँ से, लोथल से, और चालाक लोमड़ी का यहाँ से चिन्ह आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमने लोथल पढ़ लिया, समझ में आ गया। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर है ये, और रंगनाथ राव के द्वारा 1955-1962 में इसका उत्खनन किया गया। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी जाती है। बाकी ये बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। चन्हू दरो, चन्हू दरो पाकिस्तान के कहां पर है, सिंध में। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर चन्हू दरो भी है और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो भी है। जबकि हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के तट पर था। इसका उत्खनन जो किया अर्नेस्ट मेके और एन.जी. मजूमदार ने 1931 में इसका उत्खनन किया है। साक्ष्य के रूप में यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो साक्ष्य के रूप में यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। लिपस्टिक मिली है, ध्यान रखिए, लिपस्टिक यहाँ से मिली है। कांसे की गाड़ी यहाँ से मिली है। रकाकार ईंट मिली है और कंघा मिला है, और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली यहाँ से 3 तो घड़ियाल हैं और 2 मछलियाँ हैं, ऐसा अंकन हुआ है। एक मुद्रा मिली है, और देखिए काजल भी मिला है और पाउडर भी मिला है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान हैं वो अधिक मिल रहे हैं। कहाँ पर, चन्हू दरो में, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध और सिंधु नदी के ये तट पर है। तो यहाँ से ये सामान मुख्यतः मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कोई मेला आदि इस प्रकार का लगता होगा जरूर, जहाँ पर मार्केट रही होगी, बाजार रहा होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये सामान मिलते हैं। कोई नगरीय बाजार रहा होगा ये। कालीबंगा की तरफ आते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। ध्यान रखिए, किस नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। इसका उत्खनन जो किया, किसने किया, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, वही अमलानंद घोष जो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सोथी सभ्यता इसकी जननी है, सिंधु घाटी सभ्यता की। जो भारतीय सभ्यता थी, सोथी सभ्यता, उसके ये समर्थक रहे, वही अमलानंद घोष हैं। इन्होंने इसका उत्खनन किया और इनके साथ में ब्रजवासी लाल और बी.के. थापर भी रहे हैं। 1953 ईस्वी और 1960 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ है कालीबंगा का। और यहाँ पर साक्ष्य के रूप में क्या मिलते हैं, जुते हुए खेत, और साथ ही साथ यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं कि कभी यहाँ भूकंप भी आया होगा उस समय पर, उसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अग्नि हवन कुंड भी यहाँ से मिलता है, अग्नि हवन कुंड भी यहाँ से मिलता है। और अलंकृत ईंट, अलंकृत यहाँ से ईंट और चूड़ियाँ मिलती है। संभवतः एक फसल बोने का साक्ष्य के रूप में यहाँ से प्राप्त होती है कि यहाँ पर एक फसल बोई जाती होगी। लकड़ी की नाली यहाँ से प्राप्त हुई है, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है लोथल से। ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी स्थल कहाँ पर है, राखी गढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है राखी गढ़ी। घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा भी था और घग्गर नदी के तट पर स्थित राखी गढ़ी भी है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राखी गढ़ी जो हरियाणा है, हरियाणा के हिसार जिले में। उत्खनन इसका किया है सूरजभान जी ने और 1969 यानी कि 1969 में इसका उत्खनन हुआ। यहाँ साक्ष्य के रूप में क्या मिले, ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। हड़प्पा की लिपि है, वैसे हड़प्पा की जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन हड़प्पा की जो लिपि है उससे युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है राखी गढ़ी से, और यहाँ तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे कोटदीजी स्थल की तरफ। तो कोटदीजी स्थल क्या है, ये क्या है, पाकिस्तान में। कोटदीजी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के खैरपुर में सिंधु नदी के तट पर, अब सिंधु नदी के तट पर हमको जो मिली है, क्या मिली है, सिंधु नदी के तट पर हमें कोटदीजी भी मिली है। बाकी 2 और मिले थे जिनका मैं नाम आपको बता चुका हूं, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से 2 और जो नगर थे जो मैं अभी बता चुका हूं जो सिंधु नदी के तट पर थे। तो यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर है कोटदीजी और इसका उत्खनन 1935 और 1955 में धुरिये और फजल अहमद खान के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ पर मिला क्या है, कच्ची ईंटों के मकान मिले यहाँ पर कोटदीजी में और चूल्हे प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में खैरपुर में सिंधु नदी के तट पर है ये। चलिए
बनावली स्थल की तरफ आते हैं। बनावली ये भी हरियाणा में है, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में, और ये भी हिसार में है। ध्यान रखिए, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में, हिसार में है। और यहाँ ये सरस्वती नदी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर? सरस्वती नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट जी के द्वारा हुआ। वही RS बिष्ट है, इनको रविंद्र सिंह का पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से मिट्टी का हल्का खिलौना प्राप्त हुआ है। मिट्टी के हल्का खिलौना प्राप्त हुआ है, यानी कि हल है मिट्टी का, ऐसा खिलौना प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बनावली में जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए, नोट कीजिए। सबसे जो ताम्रपाषाण काल था उसमें जो पहली फसल थी, जो खाद्यान्न था उगाया गया था, वह कौन सा था? जौ। और जो पहली धातु थी वह कौन सी थी? ताम्र। अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो तांबे के बाद में आई। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनता है। तो यहाँ तांबे के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं और कांसे के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के यहाँ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो पहली फसल थी। आगे बढ़े रोपड़ की तरफ। रोपड़ पंजाब में है, तो पंजाब में रोपड़ है रूपनगर जिले के अंदर। रूपनगर जिला है पंजाब में, और रोपड़ पंजाब राज्य में रूपनगर जिले में स्थित है। ये कहाँ है? सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर है रोपड़। इसका उत्खनन 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया था। 1955 ईस्वी में किया गया था। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। देखिए, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य एक जगह पर प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ? बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। और यहाँ पर इसी प्रकार से रोपड़ में भी, जो पंजाब में है, यहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर सौराष्ट्र में या काठियावाड़ क्षेत्र है ये। यह रंगपुर गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र, जो अब सौराष्ट्र है, उससे संबंधित है। इस क्षेत्र को सौराष्ट्र भी कहा जाता है। यह भादर अथवा मादर नदी के तट पर स्थित है। तो भादर नदी के तट पर अथवा मादर, जो भी नदी आ जाए इन दोनों में से कि ये कौन सी नदी के तट पर, मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो वहां आप समझ सकते हो कौन सी नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1954 में SR राव के द्वारा। साक्ष्य के रूप में यहाँ से क्या मिले हैं? ज्वार, बाजरा। अब देखिए, हमें लोथल से क्या मिला था? बाजरा और चावल। बाजरा और चावल मिले थे, जिसपे 2 मुंह के राक्षस का अंकन था। अब इसी के आसपास है रंगपुर। तो रंगपुर में भी ज्वार और बाजरा हमें यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ ज्वार एक्स्ट्रा मिल रही है रंगपुर में। ध्यान रखिए, वहाँ चावल और बाजरा थे, यहाँ पर ज्वार और बाजरा मिल रहे हैं। 3 संस्कृतियों के यहाँ पर साक्ष्य के अवशेष मिले। 3 संस्कृति यहाँ तक चली आ रही हैं रंगपुरा में, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। नालियाँ मिली हैं, और देखिए कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं। जो दुर्ग हैं वह कच्ची ईंटों के बने हुए। धान की भूसी, यानी कि चावल की भी इनको जानकारी थी। धान की भूसी और बाजरा और ज्वार। तो यहाँ पर लोथल के अतिरिक्त यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा मिला है? ज्वार। ठीक है, भूसी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर स्थल, हम पूरे सब घूम आए हैं। अब आलमगीरपुर स्थल कहाँ पर है? मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। मेरठ जिले में हिंडन नदी है। देखिए, हिंडन नदी है, गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो हिंडन नदी के तट पर ये स्थित स्थल है। कौन सा? आलमगीरपुर। 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसका भी उत्खनन किया गया था। और साक्ष्य के रूप में यहाँ से क्या मिला है? मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन जो रंगीन चित्रकारी के हैं, उन पर रंगीन चित्रकारी है, ऐसे मृद भांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सुतकांगे डोर की तरफ। तो सुतकांगे डोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। दाश्क नदी है, उसके तट पर ही स्थित है सुतकांगे डोर। इसका उत्खनन 1927, 1962 में ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑरेंज स्टाइल ने 1927 में और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसका क्या किया? उत्खनन किया। किसका? सुतकांगे डोर का। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको नोट करके बताना है कौन कौन सी में 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। रंगपुर में 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, सुतकांगे डोर में भी 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर मिला क्या? प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित एक मानव
अस्थि राख से भरा बर्तन, जैसे कि एक चट्टान है, उस चट्टान पर अस्थि कलश यानी कि राख से, मानव की अस्थि जो राख है उससे भरा हुआ कलश वहां पर मिला है। और बेबीलोन से यहाँ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ये एक बंदरगाह है आदि के, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। सुतकांगे डोर भी बंदरगाह हो गया, लोथल भी बंदरगाह हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं मांडा। मांडा स्थल कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा। 1982 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। उत्खनन में यहां से क्या मिले? चर्ट, ब्लेड और हड्डी निर्मित बाणाग्र। बाणाग्र क्या होते हैं? जैसे कि ये बाण है, इसका जो आगे का जो हिस्सा होता है इसको बाणाग्र कहते हैं। बाणाग्र मिले हैं। मोहरों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके? मोहर आदि के, यहाँ पर जो मुहर हैं उनके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं मांडा से। दायमाबाद या देमाबाद, दायमाबाद जो कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। तांबे का रथ यहाँ से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ। प्रवरा नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, उसके तट पर स्थित है। निर्जन गांव है, पुरातत्व स्थल जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में। देखिए अब तक हम नगरीय सभ्यता की बात की हमने, लेकिन दायमाबाद क्या है? गांव है। यह स्थान बीपी बोपर्दीकर द्वारा खोजा गया। इस स्थान की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की गई है। पहली खुदाई 1958-59 में एम.एन. देशपांडे ने के नेतृत्व में हुई। वहीं दूसरी खुदाई एस.आर. राव के नेतृत्व में 1974-75 में हुई। अंतिम खुदाई एस.ए. सली के नेतृत्व में 1976 से 1979 के बीच में हुई। यहाँ तांबे से निर्मित रथ प्राप्त हुआ है। आपको महत्वपूर्ण जो है वह ये पॉइंट है, कहाँ मिला है? तांबे से निर्मित रथ। परीक्षा में आए तो कहाँ पर? दायमाबाद। दायमाबाद जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। चलिए सुतकाकोह स्थल की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं होगा, बस 1 घंटे की क्लास रहेगी। सुतकाकोह स्थल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सुतकाकोह कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पेरिन क्षेत्र में सादीकोर नदी है, उसके तट पर ये स्थित है। सुतकाकोह कहाँ पर? बलूचिस्तान के पेरिन नदी क्षेत्र में सादीकोर नदी है। पेरिन क्षेत्र में सादीकोर नदी है, उसके तट पर है सुतकाकोह। और 1962, देखिए 1962 में जॉर्ज डेल्स ने अभी एक और खुदाई की थी। आप उसको बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। इन्होंने इसका भी उत्खनन किया है और उत्खनन में 2 टीले और मृद भांड के साक्ष्य मिले। 2 तो टीले मिले हैं और मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान में है, पेरिन क्षेत्र में सादीकोर नदी के तट पर। सुरकोटदा स्थल की तरफ बढ़ते हैं। सुरकोटदा ये कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उस उत्खनन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। साक्ष्य के रूप में यहाँ पर कलश, शवाधान और घोड़े की हड्डी। ध्यान रखिए, ये बार बार परीक्षाओं में आता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको जरूर देखते होंगे कि घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है। आपको कई विकल्प मिल जाएंगे जिसमें सुरकोटदा स्थल का भी नाम होगा। तो आप ध्यान रखिए, सुरकोटदा स्थल में घोड़े की हड्डी विशेष। तराजू का पल्ला भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, तराजू का पल्ला भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए काफी कुछ हो गया। अब हम इसको एक कालक्रम के रूप में और देख लेते हैं। 1953 ईस्वी में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनको क्या मिली थी? हड़प्पा संस्कृति की सबसे पहले मोहर मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद में सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, दयाराम साहनी ने। फिर 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में सिंधु संस्कृति की खोज की। मोहनजोदाड़ो में शुरू की रखालदास बनर्जी ने। उसके बाद हम चलेंगे 1926 की तरफ। 1926 से 1931 में मोहनजोदाड़ो में J.H. मेके द्वारा अतिरिक्त खुदाई की गई। तो 1922 में तो रखालदास बनर्जी, फिर 26 से 1931 के बीच में जो अंग्रेज थे J.H. मेके, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की और खुदाई की गई। और फिर उसके बाद में 1946 ईस्वी में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। 1947 ईस्वी के बाद, जो 1947 यानी कि आज़ादी हो गई, यहाँ तक आज़ाद हो गए हम। आज़ादी के बाद सूरजभान, M.K. धावलीकर, J.P. जोशी, J.P. जोशी, एक सेकेंड,
कहाँ पर थे, धालीवाल, SR राव, VK थापर और RS विष्ट आदि ने हड़प्पा संस्कृति तथा उससे संबंधित स्थलों की खुदाई की। तो ये 1947। ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ा। अब हम कुछ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। सिंधु सभ्यता से ही हड़प्पा नामक इस पूरा स्थल संबंधित है। अब इतना पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है, पुरातात्विक जो खुदाई हुई है वह इसका प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो भग्नावशेष हैं उनसे कुछ वस्तुएं जैसे मिली हैं जो इस काल के धर्म के विषय में सूचना देती हैं, जैसे मुद्राओं, पत्थर व मिट्टी की बनी मूर्तियों से धार्मिक स्थिति का पता चलता है। एक मुद्रा पर किसी नग्न देवता की मूर्ति अंकित है जिसके क्या है 3 मुख हैं, 3 तो मुख हैं और सिर पर सींग बने, चारों ओर अनेक पशु बने हुए हैं। पशु कौन कौन से हैं, हिरण, गेंडा, हाथी, बाघ और भैंसा। देखिए शेर नहीं है, ध्यान रखिए, शेर नहीं है, कौन है, बाघ है। यहां कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कौन से, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आदि ऐतिहासिक युग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इससे संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यकाल से पहले का माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। और हड़प्पा की संस्कृति का वह स्थल दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए होते हैं। अलग अलग घिरे हुए कहाँ पर हैं, कालीबंगन में। अलग अलग जो घिरे हुए हैं कालीबंगन में घिरे हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई हुई वह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक धातुओं में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वह बनावली, जो कि कहाँ पर है, बनावली कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में, घग्गर नदी के तट पर। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण मिले हैं। लुथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। कुछ भाग में, इसके पूर्वी भाग में क्या है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्राचीन आकार कैसा होता था, ध्यान रखिए, ये वर्गाकार होती थी। जो हड़प्पा कालीन मोहर होती थी कैसी होती थी, वर्गाकार होती थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर हैं उन पर घोड़े का अंकन नहीं मिलेगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था, ब्राह्मी लिपि था। जो देवनागरी लिपि है आजकल वह प्राचीन रूप क्या था उसका, ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती का आरंभ हुआ वह कहाँ से हुआ, भारत से हुआ। सिंधु जो मुख्यतः व्यापार करते थे सिंधुवासी, वे कपास का व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा यानी कि बैल की मुद्रा कहाँ, मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। चलिए, पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि उत्कीर्ण सिंह युक्त जो देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है, वह कहाँ से प्राप्त हुई है, मिट्टी की पट्टी पर बनी हुई, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली जो विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता जो थी ये लेखन कला की प्रणाली को विकसित करने वाली सभ्यता थी, ध्यान रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता कैसी है, वह ग्रामीण सभ्यता है। आगे हम आर्यों की जो सभ्यता है उसको भी पढ़ेंगे।
आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे और इनकी सभ्यता ग्राम सभ्यता थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? धौलावीरा में। अभी बात की थी गटर आदि पक्के बने हुए हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर जल प्रबंधन बहुत उत्कृष्ट रहा है धौलावीरा का। और हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से लाल रंग का प्रयोग होता था। जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर कैसे होते थे? लाल रंग का प्रयोग होता था सामान्यतः। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या बोलते थे? सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन। जो कपास का सबसे पहले यहाँ पर ही प्रयोग हुआ, उत्पादन हुआ, और इसको ग्रीक यानी कि यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ है वह दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द और भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र से करते थे। हिंदुकुश क्षेत्र में क्या है? बदखशां जगह है, बदखशां, यहाँ से करते थे। लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुतांसी, ये सभी बंदरगाह नगर थे। ध्यान रखिए जितनी भी हैं बंदरगाह नगर हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में शेर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको, शेर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में उनकी मूर्ति पर जो उनकी मुद्रा है उस मुद्रा पर आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, देखिए समाज किस में बटा हुआ था? समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। किसमें? हड़प्पा काल में। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? उनके मृदभाण। ध्यान रखिए उसके मृदभाण जो हैं ये महत्वपूर्ण है। ये आर्यों से पहले रखी जाती है। मृदभाण कैसे होते हैं? मुख्यतः मिट्टी के जो बर्तन है वो लाल रंग से पेंटेड रहते थे, लाल रंग से पुते हुए होते थे, और यही मृदभाण जो हैं ये ही जो आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखने का मुख्य आधार माने जाते हैं। देखिए उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभाण भारत में जो दूसरी नगरीकरण हुआ उसके प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में चांदी के साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके थे। हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सेल खड़ी का प्रयोग किया गया। तो जो मुद्रा निर्माण की गई है उस मुद्रा के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। तो बस इतना ही आज के लिए। आगे हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक रहा है लेकिन आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ भी हमने इस टॉपिक का ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण हो और वह छोड़ दिया हो। आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पर हम मिलेंगे। तो जो भी इस 1 घंटे की क्लास को आप यदि करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से बनने वाले जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों में कहीं भी कोई परेशानी का सामना एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट तब इसी समय पर, तब तक के लिए